हेलो गाइस, आज हम करेंगे हिंदी का पाठ क्रमांक 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। इसके कवि है सुनील शास्त्री। इनका जन्म हुआ था 1950 में। परिचय है। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। ये उनके पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है। गद्य संबंधी है। प्रस्तुत संस्करण में लेखक ने स्वयं को लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई और परदुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हमने अपने जीवन में बापूजी के रहते अभाव नहीं देखा, मतलब कमी नहीं देखी। उनके ना रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वो एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास एक छोटी गाड़ी हो, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री होते हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वो थी इम्पाला शेवरलेट। मतलब जो बाबूजी जो प्रधानमंत्री थे उनकी गाड़ी इम्पाला शेवरलेट थी। उसे देख बड़ा जी करता था कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते हुए एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, साहिया साहब ज़रा ड्राइवर से कहना इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे नहीं चलाऊंगा, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा। लेखक कहते हैं, मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी होने लगी। जिसके यहाँ खाना खाया था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा। देर हो गई। लेखक को देर हो गई घर पहुँचने में। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतर कर गेट तक आया। संतरी को हिदायत दी, ये सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वो आवाज़ करे तो उसे बंद मत करना, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, वो खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। मतलब लेखक के तो सुबह तक भूल जाएंगे। तंत्रिक ने जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, ये जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, रात देर हो गई है, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मतलब लेखक सो रहे थे, उनका किसी ने दरवाज़ा खटखटाया सुबह। मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। ये सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाते जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला। पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ। हम लोग साथ चाय पीते हैं। हमने कहा, ठीक है। बस जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, ना कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे?
कहना पड़ा हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले ओहो, तो आप लोगों की बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग ना के बराबर करते थे और वे किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देखा, आँख से इशारा किया। वे समझ गया था कि ये इशारा इजाज़त का है, अब हम इसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय ख़त्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लोग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। मतलब ड्राइवर ने हाँ कहा कि वो बुक रखते हैं। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वो बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी ने आने पर बोले, साहे साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वो कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। मतलब सब रोने लगे थे उनके ये कहने के बाद। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। आपसे ये बात शान से तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचें। मेरे बच्चे कहते हैं कि आप पापा, आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों को लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा ये समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ ये सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव के पुनः सजावना संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावट में खड़ा रह सके। याद आते हैं बचपन के वो हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए हुए। अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील भैया मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम इसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वो सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ, पर वह कमरे कुर्ते कहाँ हैं? पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं पूछते हैं। मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट गया था, कोई वहाँ से। वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा, ये कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। मैं देखता रह गया। क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत में रहते हैं, मैंने देखा था। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद ये बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। अम्मा बताती है, हमारी शादी के चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ ना कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज में मकान में आए,
उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और ना ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई। पर वो सोचा कि उनकी प्रसन्नता और हमारी खुशी है, हमने गहने दे दिए। केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए थे, वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा ना रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहने के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? हम मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता ना करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है, इसे मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। हम बोली, पर जो असल गहना है वो तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता ना करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़ी रहेंगे। सुख तो सदा ही लगा रहता, मतलब सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो दुख भी आने वाला है। और मतलब उनकी पत्नी कहती है कि उनका गहना तो वो है, तो लास्ट में यही बोला गया है कि सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख